जब मैं अपनी उच्च शिक्षा और यूनिवर्सिटी की डिग्री पूरी करने के लिए मॉन्ट्रियल शहर में शिफ्ट हुई थी, तब मैं अपने रहने के लिए कोई बहुत ही सस्ती और किफायती जगह की तलाश कर रही थी। इसका मुख्य कारण यह था कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का किराया मेरे बजट से बाहर था और वह मेरे लिए बहुत ज्यादा महंगा साबित हो रहा था। उसी दौरान मेरे साथ कॉलेज में पढ़ने वाली एक सहेली ने मुझे शहर के एक काफी पुराने और ऐतिहासिक हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दी, जो अब खाली था। एक छोटे से कमरे में 2 बिस्तर करीने से लगे हुए थे, जहां 2 लोग काफी आराम से एक साथ रह सकते थे। मेरे साथ उस कमरे में रहने वाली लड़की चियोको खास तौर पर जापान से आई थी। वह स्वभाव से बहुत ही प्यारी थी और मुझे हमेशा अपनी एक बड़ी बहन की तरह बहुत प्यार करती थी। हमारा वह कमरा दूसरी मंजिल पर स्थित था और वहां की खिड़की से बाहर का नजारा। अपना स्टडी टेबल लगाते हुए मैंने चियोको से पूछा, क्या तुम्हें रात में यहाँ अजीब नहीं लगता है? हम सभी को ऐसा लगता है, इसलिए कोई भी दिन ढलने के बाद अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। अपना स्टडी टेबल लगाते हुए मैंने चियोको से पूछा, क्या तुम्हें रात में यहाँ अजीब नहीं लगता? हाँ, हम सभी को ऐसा लगता है, इसलिए कोई भी दिन ढलने के बाद अपने कमरे से बाहर नहीं आता। और यहाँ दरवाजे पर दस्तक होने की वजह से लेट मत होना लड़कियों। चियोको को घूर कर देखती हुई वहां से चली गई और वो भी उसी वक्त शांत हो गई। मैं उन दोनों के बीच की टेंशन महसूस कर पा रही थी। मुझे ऐसा लगा कि चियोको मुझे कुछ लेट मत होना लड़कियों, ओके? मिसेस बोर्जेस चियोको को घूर कर देखती हुई वहां से चली गई और वो भी उसी वक्त शांत हो गए। मैं उन दोनों के बीच की टेंशन महसूस कर पा रही थी। मुझे ऐसा लगा कि चियोको मुझे कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन इस वजह से वो इमारत अब पहले से 10 गुना ज्यादा डरावनी लग रही थी। चियोको अपनी पढ़ाई में मग्न हो गई और मैंने आर्टिकल की प्रूफ रीडिंग शुरू कर दी। करीब आधी रात होते होते मेरा ध्यान भटक गया, क्योंकि मुझे कमरे के बाहर से किसी के पैरों की आवाज सुनाई देने लगी। चियोको ने कान में ईयर प्लग्स लगाए हुए थे, इसीलिए शायद उसे आवाज सुनाई नहीं दी। पैरों के चलने की आवाज अब भागने में बदल गई थी, जिस विशेष कारण की वजह से वह पुरानी और जर्जर इमारत अब पहले की तुलना में कम से कम 10 गुना ज्यादा भयानक और डरावनी प्रतीत हो रही थी। परंतु इन सब बातों के बावजूद मैं अपने मन में पक्का निश्चय कर चुकी थी। मैंने धीरे से मेज पर रखा हुआ एक गिलास ठंडा पानी पिया और फिर बिस्तर पर लेटकर चैन से सोने का अंतिम फैसला कर लिया। मुझे अपनी आंखें बंद किए हुए अभी मुश्किल से बस 5 ही सेकंड का समय बीता था कि अचानक बाहर के सन्नाटे से किसी छोटे बच्चे के फूट फूट कर रोने की बहुत तेज आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मासूम बच्चा बहुत ही गहरे दर्द और तकलीफ से कराहते हुए लगातार रो रहा था। मैं अपनी जगह से उठी और टॉर्च जला ली। मेरे फोन की टॉर्च से भी मुझे बहुत ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने चारों तरफ देखा और तभी मैंने एक औरत को देखा। एक औरत नन के कपड़े पहने हुए कॉरिडोर के बीचों बीच घुटनों के बल बैठी हुई थी, जैसे वह कोई प्रार्थना कर रही हो। उसका सिर नीचे था, लेकिन मैं फुसफुसाहट सुन सकती थी। सक्स, वह प्रार्थना कर रही थी। उसका सिर नीचे था, लेकिन मैं फुसफुसाहट सुन सकती थी। एक्सक्यूज मी, क्या आप ठीक हैं? उसने मेरी आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और प्रार्थना करती रही। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह न तो विद्यार्थियों के लिए बनी रहने की जगह में कैसे आई और उसके बारे में हर चीज काफी संदिग्ध लग रही थी। मैं उसकी ओर चलना शुरू कर दिया ताकि मैं उसका चेहरा ठीक से देख सकूं, और तभी उसने भी अपना चेहरा धीरे धीरे उठाना शुरू कर दिया। उसके हाथ जो प्रार्थना कर रहे थे, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह नन विद्यार्थियों के लिए बनाई गई रहने की जगह में कैसे आई, और उसके बारे में हर चीज काफी संदिग्ध लग रही थी। मैंने उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया ताकि मैं उसका चेहरा ठीक से देख सकूं, और तभी उसने भी मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास नहीं हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गलियारे में कोई नहीं था। चियोको सारी रात वह मुझसे सारी रात पूछती रही कि मैं अकेले लॉबी में क्या कर रही थी, और मैंने उसे बस इतना बताया कि मैंने कुछ आवाज सुनी थी। मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास नहीं हुआ। तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गलियारे में कोई नहीं था। चियोको सारी रात मुझसे पूछती रही कि मैं अकेले लॉबी में क्या कर रही थी, और मैंने उसे बस इतना, थोड़ा बुखार होने की संभावना लग रही थी। तुम्हें आराम करने की जरूरत है, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। गलियारे में अकेले घूमने मत जाना, ओके? मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर उसे हाँ कहा और जियो चली गई। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मेरा बुखार और भी बुरा होता गया।
मैं मुश्किल से ही अपनी आंखें खोल पा रही थी क्योंकि बुखार बढ़ चुका था, मेरा सिर दर्द से चकरा रहा था और मैं इतनी कमजोर थी। थोड़ा बुखार होने की संभावना लग रही थी। कमरे से आ रही खरोंचने की आवाज से मेरी नींद से भरी आंखें खुल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़ी को नाखूनों से खरोंच रहा हो। मम कमरे से आ रही खरोंचने की आवाज से मेरी नींद से भरी आंखें खुल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़ी को नाखूनों से खरोंच रहा हो। कमरे में लगी अलमारी को खुद ब खुद खुलते हुए देख मेरी सांसें फूलने लगीं। कौन है वहां? और फिर वो अलमारी से बाहर। क्या चाहिए? मैंने उसे डर से भरी अपनी आंखों से देखा। मुझे एहसास हो गया था कि कुछ होने वाला है। वो मेरे बिस्तर तक आई और मेरे पास आकर रुक गई। मुझे आखिर क्या चाहिए तुम्हें? मैंने अपनी कांपती हुई और डर से पूरी तरह भरी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। मुझे उस पल गहराई से एहसास हो गया था कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो धीरे धीरे चलकर मेरे बिस्तर के बिल्कुल करीब तक आई और मेरे पास आकर एकदम से रुक गई। मुझे उस वक्त ऐसा लगने लगा था जैसे मेरा दिल अब धड़कना हमेशा के लिए बंद कर देगा। मुझे उस समय एक भी शब्द नहीं सूझ रहा था। अभी आपने जो यह मर्मस्पर्शी और ऐतिहासिक कहानी देखी है वह वास्तव में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में स्थित भव्य और प्राचीन ग्रे नन्स मदर हाउस की गौरवशाली विरासत और वहां की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यह विशाल इमारत न केवल अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है बल्कि इसका एक बहुत ही गहरा धार्मिक और सामाजिक इतिहास भी रहा है, जिसे हमने इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से आप सभी दर्शकों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। इस मदर हाउस की पुरानी दीवारों में छिपी यादों और वहां रहने वाली नन के निस्वार्थ सेवा भाव को ध्यान में रखते हुए ही इस पूरे वृत्तांत को तैयार किया गया है। शोर और बुरे सपनों का उल्लेख किया गया, जिसमें कुछ मंजिलों पर बच्चों और महिलाओं की चीखें सुनाई देती हैं। शोर और बुरे सपनों का उल्लेख किया गया, जिसमें कुछ मंजिलों पर बच्चों और महिलाओं की चीखें सुनना भी शामिल है। एक मामला ऐसा भी था जिसमें एक विद्यार्थी को लगातार बुरे सपने आने लगे, जिस वजह से उसे तुरंत इमारत छोड़कर जाना पड़ा। हेलो मैम, क्या सब ठीक है? क्या कुछ हुआ? यात्रियों कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 6694 इस विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अब हम अपनी इस खास सूची में आगे बढ़ते हुए उस पायदान पर पहुंच चुके हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए अब बात करते हैं उस नाम की जो हमारी इस लिस्ट में नंबर 4 के महत्वपूर्ण स्थान पर अपनी जगह बनाने वाली है। बहन पीछे आइए, प्लीज मत जाइए नहीं। लेकिन तुमने कहा था कि तुम वापस आ जाओगे। मैं नहीं आ सकती, कल मेरी शादी हो रही है। रायन पीछे आइए। ये सब क्या बकवास चल रही है? एंजेला मेरी बात सुनो, तुम आखिर मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे बताओ आखिर ये क्या बकवास है? एंजेला मेरी बात तो सुनो, तुम मेरे साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इस तरह मुंह मोड़ लोगी। देखो, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मुझे अभी इसी वक्त वहां जाना होगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। एंजेला, क्या तुम सुन रही हो? एंजेला, अरे नहीं, उसने तो सच में फोन काट दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने बात तक पूरी नहीं की। एंजेला, प्लीज फोन उठाओ। एंजेला, अरे सुनो, हेलो, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, तुम्हें आखिर मुझसे क्या चाहिए? मेहरबानी करके यहाँ से अभी चली जाओ। यहाँ से मुझे छोड़कर चली गई वो चुड़ैल, वो मुझे छोड़कर चली गई। ये ऐसे क्यों चल रहे हैं? क्या है ये? हेलो, ये क्या हो रहा है? यहाँ कौन आ रहा है? जो भी यहाँ हमारे पास बैठा है, ये कौन है यहाँ सब? देखा है? जीसस, क्या तुमने मेरे भाई को देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच मानिए, मैंने यहाँ आसपास किसी को भी नहीं देखा है। कृपया अब मेरे रास्ते से हट जाइए। हे भगवान, आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम जीसस मेरे भाई को देखा? वो
वो मेरे पीछे था, उसने मेरा पीछा किया, उसने मुझे उसका चेहरा दिखाया। न्यूडल्स स्वीट्स पर आज सुबह एक आदमी बेहोशी की हालत में पाया गया। आसपास के लोगों ने उसे फुटपाथ पर गिरा हुआ देखा और उन्हें लगा कि वह मर चुका है। लेकिन जैसे ही वे उसके पास गए, उन्हें पता चला कि रायन आखीपौलदाम का आदमी सदमे में लगने की वजह से बेहोश हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने उस आदमी को अस्पताल भेज दिया। रायन अजीब था और मेरा पीछा कर रहा था। थ्रेड नीडल स्ट्रीट पर एक बेहोश आदमी मिला जिसे लोग मृत समझ रहे थे। चलिए अब हम सब मिलकर अपने इस व्यस्त काम से थोड़ा सा समय बाहर निकालते हैं और एक बहुत ही आरामदायक और सुकून भरा कॉफी ब्रेक ले लेते हैं, ताकि हम अपनी थकान मिटाकर खुद को पूरी तरह से तरोताजा और ऊर्जावान महसूस कर सकें। क्या आपको वाकई में ऐसा नहीं लगता कि इस समय हमारे लिए एक छोटा सा विश्राम लेना बहुत ही शानदार और बेहतरीन विचार साबित होगा? बस भी करो, मैं थी। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। उस आदमी ने शराब पी हुई थी और वह कुछ भी बोल रहा था। तुम चाहते हो कि मैं आज रात वापस आ जाऊं, लेकिन मैं बता रहा हूं यह सब धोखा है। अगर तुम यह चाहते हो तो ठीक है, सर ले घर जाओ, थोड़ा आराम करो, हमें आज रात थोड़ा काम करना होगा। शांत रहना बिल्कुल। मैं थी, भूत नहीं होते। वह आदमी नशे में था और बकवास कर रहा था। अगर तुम चाहते हो तो मैं आज रात आ जाऊंगा। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें अभी बस कुछ भी फालतू नहीं करना है। हम लोग बहुत ही शांति से सिर्फ पीछे वाले बगीचे के बिल्कुल अंदर तक जाएंगे। और सुनो, क्या बात है, अगर तुम्हें सच में अभी हल्का होना है या थोड़ा आराम करना है तो तुम बिल्कुल यहीं पर बिना किसी संकोच के कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा लगता है कि वो चालाक टर्पो निश्चित रूप से यहाँ से कहीं दूर भाग गया होगा और अब उसे ढूंढना नामुमकिन है। पर ये क्या हो रहा है? क्या मेरी आंखों के सामने जो कुछ भी घट रहा है वो सच में हकीकत है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ? मुझे तो अपनी ही आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब सच में हो रहा है। नमस्ते, क्या आपने कहीं भी मेरे छोटे भाई को देखा है? वह काफी देर से घर नहीं आया है और मैं उसे हर जगह बहुत ही व्याकुलता के साथ ढूंढ रहा हूँ। क्या आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी मिली है? मुझे याद है वो दिन जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को दंदन मूवी दिखाई थी। उसी रात से मेरी सारी समस्याएं शुरू हुई। मुझे ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर तुम मुझे ऐसी चीजें सोने से पहले क्यों दिखाते हो? ताकि तुम मुझे अपने सीने से लगाकर सो जाओ। क्या प्लीज इसे देखना बंद कर सकते हैं? क्योंकि मुझे लगा कि तुम एक बहादुर लड़की हो। मुझे जनी को इस तरह परेशान करना अच्छा लगता था, लेकिन मैंने कभी... मुझे याद है वो दिन जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को दनन मूवी दिखाई थी। मैंने देखा कि जब उसने दनन के भयानक चेहरे को देखा तो उसकी आंखें और भी बड़ी हो गईं। वो अचानक चुप हो गई। क्या तुम ठीक हो? वो एकदम से गंभीर हो गई। बाकी बची हुई फिल्म बिल्कुल शांति से देखते हैं। जब आखिर के क्रेडिट्स आने लगे तो मैं उठकर खड़ा हो गया। मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो अब सो जाते हैं। लेकिन वो चुप हो गई, वो गंभीर थी। हमने फिल्म शांति से देखी। क्रेडिट्स आने पर मैं खड़ा हो गया। मुझे नींद आ रही थी, चलो सो जाते हैं। लेकिन वो हिली नहीं। लगा जैसे वो फिल्म में खो गई है। मैंने उसे धक्का दिया। जैन, क्या हुआ? फिल्म, उसके शरीर में कोई हलचल बिल्कुल भी नहीं थी। उसे करीब से देखकर ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो उस फिल्म की कहानी में पूरी तरह से खो गई और मोहित हो गई है। इस बार मैंने अपने दोनों हाथों से उसे धीरे से आगे की तरफ धक्का दिया और फिर दरवाजे के ठंडे धातु के नॉब को मजबूती से पकड़ दबाकर धीरे धीरे घुमाया। मुझे पता चला कि वह अंदर से बंद था। जेनी, तुमने दरवाजा अंदर से क्यों बंद किया है? मैं बार बार दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे माफ कर दो, अब हम कोई डरावनी फिल्म नहीं देखेंगे। अब दरवाजा खोल दो बेब, मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे अकेला छोड़ दो, चनी की आवाज में दरवाजे का नॉब घुमाया। मुझे पता चला कि वह अंदर से बंद था। जेनी, तुमने दरवाजा अंदर से क्यों बंद किया है? मैं बार बार दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जेन, क्या तुम मुझसे नाराज हो? अगर मैं इस तरह से अपने लिविंग रूम के पुराने सोफे पर बेबस होकर लेट गया था, तो आखिर उस वक्त मैं और कर भी क्या सकता था? सच तो यह है कि मैं उस दिन बहुत ही ज्यादा थका हुआ था और ऊपर से मेरी गर्लफ्रेंड ने गुस्से में मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया था।
फिर मैंने मन ही मन यह तय किया कि अगली सुबह होने पर मैं उसे जरूर मना लूंगा। उस समय मैं इतना ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था कि मुझसे अपनी आंखें तक नहीं खोली जा रही थीं और मैं बस गहरी नींद में जाना चाहता था। मुझे याद नहीं कि उस वक्त तक क्या टाइम हो रहा था, लेकिन भारी सांसों की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। मेरी नजर बेडरूम के आधे खुले हुए दरवाजे पर गई। मैं बेडरूम के अंदर नहीं देख पा रहा था। मुझे याद नहीं कि उस वक्त तक क्या टाइम हो रहा था, लेकिन भारी सांसों की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। मेरी नजर बेडरूम के आधे खुले दरवाजे पर गई, जैसे कि मैं बेडरूम के अंदर देख नहीं पा रहा था क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा था। ने मुझे लगभग हार्ट अटैक दे दिया। मैं उसके इस तमाशे से लड़ने ही वाला था कि अचानक वह पेट्रो की तरफ वापस जाने लगी। अंदर घुसने से ठीक पहले वह मुड़ी और उसने धीरे से अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाकर मुझे देखा। उसकी कभी ना झपकती निगाहें मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बस करो, चेहरा कोई मजाक नहीं है। अगर तुम चाहो तो हो सकते हो। वो डर, मैं तो सहम ही गया। मैं उससे लड़ने ही वाला था कि वो मेट्रोन की ओर जाने लगी। अंदर जाने से पहले वो मुड़ी और मेरी ओर देखा। मैं तो बस चैन से सोना चाहता था, लेकिन मुझमें भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जा सकूं। उस रात के बाद उसमें कुछ तो गड़बड़ थी। अगली, जबकि मैं एक आरामदायक बिस्तर पर सोना चाहता था, लेकिन मुझमें भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जा सकूं। उस रात के बाद उसमें कुछ तो गड़बड़ थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे किचन से कुछ जलने की गंध आई। आग भी बुझा दी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जेनी को अब तक होश नहीं था। वो खुले पानी के नीचे जमे हुए चिकन को लेकर खड़ी थी और बिना पलक झपकाए बस उसे देख रही थी। मेरा गुस्सा चरम पर पहुंच गया और मैं उस पर चिल्लाया, जेनी देखो, मैं तुम्हें कल रात फिल्म दिखाने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम हद पार कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं जिंदा चिकन का मांस निकालता हूँ? आग बुझ गई, पर जेनी अब भी सुध बुध खोए जमे हुए चिकन को घूर रही थी। मेरा गुस्सा भड़क उठा और मैं चिल्लाया, जेनी, मांस निकालते वक्त क्या ये जिंदा था या गर्दन पहले काटी गई थी? जेनी बेब, अब तो तुम मुझे डरा रही हो। अब मैं इस पागलपन को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं शावर लेने जा रही हूँ, क्या तुम साथ आ रहे हो? उसे जब इसका मांस निकाला गया तो क्या ये जिंदा था या पहले इसकी गर्दन काटी गई थी? जेनी बेब, अब तुम मुझे डरा रही हो। अब मैं इस पागलपन को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं शावर लेने जा रही हूँ, क्या तुम साथ आ रहे हो? उसने मेरे जवाब का इंतजार किया। से बात करने के बारे में सोचा, लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरी पतलून गीली कर दी। मैं जनी के साथ सोने से घबराया हुआ था, इसलिए मैं कुछ दिन तक सोफे पर ही सो गया। लेकिन इस बार मेरी नजर बेडरूम के दरवाजे पर ही थी। मैं देखना चाहता था कि कहीं इस बार भी वो आधी रात को मेरे पास बाहर तो नहीं आती। मुझे ठीक से याद नहीं कि वह क्या था, पर जब आप यहाँ नहीं थे तब अचानक एक बहुत ही डरावनी और भयानक आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने तुरंत अपना बेसबॉल बैट उठाया और खुद को बचाने के लिए सोफे के पीछे जाकर छुप गया। मेरा मतलब है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर उसके अंदर उस वक्त घबराहट में मैंने तुरंत एक मजबूत बेसबॉल बैट अपने हाथों में लिया और खुद को बचाने के लिए सोफे के पीछे जाकर चुपचाप छुप गया। सच तो ये है कि मेरा मतलब ये है कि मैं अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और उसे कभी चोट नहीं पहुँचाना चाहता। लेकिन अगर वाकई में उसके शरीर के अंदर किसी भयानक और खूंखार राक्षस का वास हो चुका है, तो ऐसी खतरनाक स्थिति में मुझे अपनी जान की रक्षा करने के लिए अपने पास कुछ न कुछ हथियार तो रखना ही चाहिए ना। जेनी खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। जेनी, ओ जेनी, आखिर तुम्हें क्या हो रहा है? उसे जरा बताओ तो। जेनी कमरे की खिड़की के पास चुपचाप खड़ी होकर बाहर की ओर देख रही थी। जेनी, ओ जेनी, आखिर तुम्हें क्या होता जा रहा है? जैसे ही उसने धीरे से मेरी तरफ मुड़कर देखा तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जेनी ने अपने पूरे चेहरे पर किसी भयानक दानव की तरह सफेद रंग का पेंट लगा लिया था। क्या तुम्हें याद है कि उसने उस कपड़े को भी उसी तरह से, वह बिल्कुल दूसरे सामान्य लोगों की तरह ही बेपरवाह होकर खिलखिलाकर हंसती रही, और उस वक्त मैं बेबस होकर सिर्फ जोर जोर से रोने और पागलों की तरह चिल्लाने के सिवा और कुछ भी नहीं कर पाया था। नहीं, यह सब कैसे हो गया? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिल रही है?